अब अगली बात क्या लिखे हुए नोट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली ये वाली कि ATP हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी अ को ट्रांसमीटर, यानी कि ATP को हम क्या कहते हैं, को ट्रांसमीटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बात पहले हमें नहीं पता थी कि हमारे पास, हम ये समझते हैं कि वेजिकल में सिर्फ एसिटाइल कोलिन है। फिर पता चला हमें कि वेजिकल में, थैली में सिर्फ एसिटाइल कोलिन नहीं है बल्कि साथ में ATP भी निकलता है। इसीलिए हम ATP को क्या बोलते हैं, को ट्रांसमीटर। को मतलब साथ, ट्रांसमीटर मतलब निकलने वाला जो कि पैगाम पहुँचाएगा। एसिटाइल कोलिन की तरह ये भी क्या करेगा, पैगाम पहुँचाएगा। आगे लिखा हुआ है एक्टिंग एट प्री जंक्शनल। प्री जंक्शन का मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो ATP के रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, ATP कहाँ जाके लगेगा, तो हमारे पास ये नर्व है, ठीक है, ये नर्व सेल है, ठीक है, और ये इसके क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से दोबारा ये नर्व सेल कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यानी कि इसकी सेल बॉडी और ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ इस वेजिकल से क्या निकला, इसको मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। वेजिकल से क्या निकला, एसिटाइल कोलिन निकला, साथ में ATP भी निकला, ठीक है, दोनों इस गैप में तैरने लग गए, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है। तो हमारे पास ATP के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जहाँ से निकला है, जहाँ से, जिस वेजिकल से निकला है, जिस न्यूरॉन के वेजिकल से निकला है वहीं, यानी कि यहाँ पर क्या लगे होंगे, ATP के रिसेप्टर्स लगे होंगे। इसी को हम बोल रहे हैं प्री जंक्शनल, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्यूरिजेनिक। प्यूरिजेनिक उन रिसेप्टर को कहते हैं जो सिर्फ ATP को क्या करे, डिटेक्ट करे। टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन और नॉरपेनेफ्रिन, यानी कि एक बार जब हमारे पास ATP के रिसेप्टर थे, इस पर ATP लग गया, ठीक है, तो ATP क्या करेगा, ATP का काम ये रिसेप्टर पर लग के क्या करना, पैगाम देना जहाँ से निकला है, ठीक है, इस नर्व सेल को पैगाम देना कि एसिटाइल कोलिन या फिर नॉरपेनेफ्रिन निकालने की मजीद ज़रूरत नहीं है, यानी कि क्या करता है, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व होगी तो वो क्या निकाल रही होगी, नॉरपेनेफ्रिन निकाल रही होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व होगी तो वो एसिटाइल कोलिन निकाल रही, लेकिन बात वही है कि दोनों के वेसिकल्स में क्या होगा, ATP ज़रूरी होगा। अब एक वेसिकल में तकरीबन कितने ATP होते हैं, हमारे पास एसिटाइल कोलिन, अगर हम रेशो की बात करें, यानी कि जो केमिकल एसिटाइल कोलिन या नॉरपेनेफ्रिन जो भी केमिकल था उसका रेशो और ATP का रेशो कितना होता है, ठीक है। तो केमिकल और ATP का रेशो होता है 10:1, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइल कोलिन के 10 मॉलिक्यूल हैं तो ATP का कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटाइल कोलिन का 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ATP का 100 होंगे, ठीक है। इस तरीके से नॉरपेनेफ्रिन सेम, दोनों में कहानी सेम रहेगी। अब ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल वेसिकल से केमिकल भी निकल रहा है हमारे पास और ATP भी निकल रहा है, तो केमिकल तो हमारे पास अगले नर्व पे लग जाएगा, यानी कि अगले नर्व के सेल के रिसेप्टर पर लग जाएगा, लेकिन जो ATP होगा ना, ATP हमारे पास डिफ्यूज़, यानी कि तैरता रहेगा, इस गैप में तैरता रहेगा, ठीक है। और हमारे पास सारा ATP रिसेप्टर पर लगे, ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ATP को क्या कर दिया जाएगा, एंजाइम क्या कर देगा, तोड़ देगा, और कुछ ATP हमारे पास रिसेप्टर पर लग जाएगा, ठीक है। जब कुछ ATP रिसेप्टर पर लगेगा तो ऐसा नहीं होगा हमारे पास फ़ौरन सिग्नल इसको चला गया कि भाई बंद कर दो, नहीं, क्या होगा, हमारे पास कुछ वक्त लगेगा, G प्रोटीन से एक्टिवेट होंगे, यानी कि पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। और हमारे पास ये सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमारे पास जब नर्व सेल पे लगता है, केमिकल लगता है, ठीक है, तो सिग्नल क्या होता है, एम्पलीफिकेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ भी सेम कहानी होगी, क्या होगा, सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये दो नर्व्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक नर्व है, ठीक है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है, ठीक है। तो हमारे पास जब वेसिकल ने, यानी कि एक वक्त में कितनी वेसिकल निकलती है, यानी कि एक वक्त में कितनी वेसिकल्स रिलीज करेंगी एसिटाइल कोलिन, तकरीबन 300 से 400 वेसिकल एक साथ निकलती हैं, ठीक है। यानी कि एक साथ क्या करती है, अपने जो अंदर का मवाद है उसको यहाँ फेंकती हैं, ठीक है, 300 से 400 एक वक्त में, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, यानी कि 300 से 400, यानी पहला टर्न था, ये पहला टर्न था, तो इसमें जो ATP निकला है वो फ़ौरन से यहाँ पर लग जाएगा और क्या कर देगा, इसको सिग्नल दे देगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो कम ATP होगा, यानी कि पहले तो कम निकल रहा होगा ना, जाहिर सी बात, 300 से 400 थेरियम ऐसे वो हुई हैं, डिफ्यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो ATP कम होगा, जाहिर सी बात है, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको एंजाइम फ़ौरन से ख़त्म कर देगा। सेकंड चीज़, ATP जब तैर रहा होता है तो उसको भी वक्त लगता है यहाँ पर रिसेप्टर तक आने में। एंड थर्ड चीज़ हमारे पास कि ATP जब लगेगा फ़ौरन से काम शुरू नहीं होगा, बल्कि हमारे पास जब ये एक ख़ास अमाउंट पहुँच जाएगी, यानी कि जब एक ख़ास अमाउंट केमिकल की, जब एक ख़ास अमाउंट ATP की यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, तभी हमारे पास ATP जो होगा वो सही तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, सही तरीके से रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एंजाइम बाकी उसको ATP को कट भी कर रहा होगा तभी हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट रिसेप्टर पर लगी होगी, तभी सिग्नल जनरेट होगा अंदर, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे पास रिसेप्टर जितना अच्छा तरीके से ऑक्यूपाई होंगे उतना अच्छे तरीके से सिग्नल जो होगा अंदर जाएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात कि को ट्रांसमिशन फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस न्यूरॉन्स इज़ अ रूल रादर दैन द एक्सेप्शन। पहले ये ख्याल किया था कि शायद कभी कभार ऐसा होता हो कि हमारे पास वेसिकल से
को ट्रांसमीटर्स भी निकलते हो, यानी कि और केमिकल भी निकलते हो एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला ये एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारे पास ज़रूरी है कि हर, यानी कि ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा होता है कि हर वेजिकल में, चाहे वो सिंपैथेटिक सिस्टम का वो बात कर रहे हैं चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हो, हर वेजिकल में क्या होते हैं, बहुत सारे और केमिकल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं को ट्रांसमीटर्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होती हैं न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं वेजिकल। अगली बात लिखी हुई, दिस मीन्स दैट मोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल्स विल कंटेन द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एज वेल एज अ को ट्रांसमीटर दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर। हम इस सेंटेंस को पढ़कर आपके दिमाग में एक जहन में सवाल आ सकता है कि फॉर एग्जांपल ये वेजिकल सिंपैथेटिक की और ये वेजिकल हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक की, ठीक है। अगर वेजिकल सिंपैथेटिक की हो या भी पैरासिम्पैथेटिक की हो, तो दोनों में मेन केमिकल के अलावा हमने बात की को ट्रांसमीटर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये को ट्रांसमीटर करते क्या हैं, तो इसका जवाब है मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। को ट्रांसमीटर दो काम कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इफेक्ट को, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ मतलब इन्हेंस कर देंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एसिटाइलकोलिन की हम बात कर रहे थे वेजिकल की, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन की हेल्प करेंगे और मैसेज को और ज़ोरदार तरीके से क्या करेंगे, अगले सेल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल माइक होता है, माइक क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है ना, ठीक है, वही काम करेंगे, ठीक है। डिक्रीज़ किस तरीके से करेंगे, अब ये अगर हम एसिटाइलकोलिन की ही बात करें, ठीक है, तो ये एसिटाइलकोलिन के क्या करेंगे, असर को थोड़ा हल्का कर देंगे ताकि जो अगला सेल है वो ओवरवर्क ना करने लग जाए, ठीक है, जैसे कि ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कुछ इस तरीके से समझने से, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो होती है सिर्फ यस और नो पे नहीं चलती, बल्कि एडजस्टमेंट पर चलती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसका काम क्या है, ऑर्डर देना, ठीक है, क्या है, ऑर्डर देना, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन को ट्रांसमीटर का काम क्या है, इसका काम है ऑर्डर की क्वालिटी को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये आँख तक सिग्नल जा रहा है, ठीक है, हमारी आई है, ठीक है, इसकी पीपल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सुकेड़ना है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, सिग्नल देगा, ठीक है, लेकिन साथ जो निकलने वाला को ट्रांसमीटर है ये डिसाइड करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो है कितनी तेज़ी से होगी और कितनी देर तक रहेगी, यानी कि ये क्वालिटी को बेहतर करता है। यानी कि इन शॉर्ट ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर जो केमिकल्स हैं बहुत सारे, ये रिसेप्टर्स पर लग कर क्या करेंगे, सेल की सेंसिटिविटी को बदल देंगे। इस तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एक बहुत ही फाइन डिमर स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। सिर्फ ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ करना काम नहीं है, बल्कि इसको एडजस्टमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, द न्यूरोट्रांसमीटर इन वेसिकल्स अपीयर एज बीट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज वेरिकोसाइट अलॉन्ग द नर्व टर्मिनल ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। हम इस सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएगी। देखिए, हमें क्या लगता था, हमें लगता था कि हमारे पास न्यूरॉन जो है एक सिंपल सेल बॉडी है, एक्सॉन है, फिर खत्म हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ देखें, आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या होता है कि वेरिकोसाइट्स लिखा है। व्हाट इज़ वेरिकोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको नर्व टर्मिनल, यानी कि जो नर्व का आखिरी हिस्सा है, ठीक है, वो ऐसे लग रहा है कि तस्बीह के दाने हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जगह जगह, यानी कि कुछ गैप के बाद आपको तस्बीह के दाने की तरह कुछ बीट्स की तरह लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि थोड़ी थोड़ी सॉइलिंग दिख रही है ना। अब इन्हीं सॉइलिंग को हम क्या कहते हैं, वेरिकोसाइट्स कहते हैं। अब वेरिकोसाइट का मकसद क्या है, वेरिकोसाइट का मकसद ये है हमारे पास कि बेसिकली हमारे पास ये वेसिकल्स का घर है, यानी कि इन सॉइलिंग वाली जगहों पर क्या है, ये सॉइलिंग वाली जगह, इन सॉइलिंग वाली जगह पर हज़ारों लाखों क्या है, हमारे पास एक सॉइलिंग में हज़ारों लाखों वेसिकल्स हैं, ठीक है। वेसिकल्स हैं, उन वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर पैक है, उन वेसिकल्स में क्या है, को ट्रांसमीटर्स पैक हैं, ठीक है। तो इन वेरिकोसाइट्स में क्या है, हर वेरिकोसाइट में हज़ारों बेसिकली हज़ारों वेसिकल्स पैक हैं, ठीक है। अब एक और बात सोचें, अगर फॉर एग्जांपल नर्व टर्मिनल हमारे पास, यानी कि जो नर्व का खात्मा हो रहा था सिर्फ एंड पर होता है, यानी कि सिर्फ एंड पर हमारे पास वेसिकल होते हैं और यहाँ से हमारे पास सिर्फ एंड पर सॉइलिंग होती है और यहाँ से सिर्फ वेसिकल निकल रहे, तो क्या होता, यही होता है कि हमारे पास जो सिग्नल होता है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक जगह पर, एक छोटी जगह पर जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन वेरिकोसाइट की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो नर्व टर्मिनल है वो पूरे रास्ते में जगह जगह क्या करेगी, जगह जगह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती रहेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि नॉर्मल जो न्यूरॉन होते हैं ना, नॉर्मल न्यूरॉन, जैसे कि अगर हम बात करें सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की, नॉर्मल न्यूरॉन यानी कि सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, जो कि हमारी मर्जी के हमारे इख्तियार में होता है, हमारा हाथ पाँव हिलाना, ठीक है, सोमैटिक स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनमें जो न्यूरॉन है उनमें सिर्फ जंक्शन, यानी कि बिल्कुल एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर होते हैं हमारे पास, ये एक्सॉन टर्मिनल है और सिंपल यहाँ से वेसिकल निकल रहे होते हैं। इनमें कोई ऐसे वेरिकोसाइट्स नहीं होता, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज में काम चाहिए।
यानी कि इसमें हमें क्या चाहिए, सिग्नल जो है एक स्पेसिफिक जगह पर जाए ताकि हमारा काम बिल्कुल सही हो। हम हाथ हिला रहे हैं तो सिर्फ हमारा हाथ हिले, पाँव ना हिले, ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर सिग्नल जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, हमारे पास सिग्नल जो है एक बहुत वाइड एरिया को कवर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, हम पूरी की पूरी ब्लड वेसल को कवर कर दिया, पूरा पूरा स्टमक कवर हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिकोसाइट्स। तो दोनों में फ़र्क याद रखें कि जो हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक की, उनमें उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड स्वाइनिंग है, बल्कि पूरे रास्ते में जगह जगह क्या हमारे पास हमें बीट की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरे रास्ते में सिग्नल छोड़ते हैं, ठीक है। ये जबकि सिंपल जो नर्व्स है हमारे पास, जो कि सोमैटिक मोटर नर्व्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है, वो पूरे रास्ते सिग्नल नहीं छोड़ती, बल्कि सिर्फ एंड पे क्या करती हैं, सिग्नल को यानी कि केमिकल को रिलीज़ करती हैं वेसिकल से और को ट्रांसमीटर वगैरह। अब अगली बात लिखी हुई, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेटेड बाय वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स अराइव्स एट अ नर्व एंडिंग वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ऑन द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन ओपन कॉजिंग एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम। ये बात जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल, कि जब बिजली का झटका हमारे पास नर्व सेल के आखिर तक पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही पहुंचेगा हमारे पास कैल्शियम चैनल जो होंगे वो खुल जाएंगे, कैल्शियम के गेट खुल जाएंगे और कैल्शियम बाहर से तेज़ी से अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब अंदर आ जाएगा तो हमारे पास जो वेजिकल्स होंगी, वेजिकल्स बिल्कुल किनारों तक लग जाएंगी और वेजिकल्स क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगी, क्या कर देंगे, अपने अंदर जो था उनके पास केमिकल था, नहीं को ट्रांसमीटर था, उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास कैल्शियम की अमाउंट अंदर बढ़ गई, तो अब इस कैल्शियम को क्या करेगा नर्व सेल। तो इसके लिए भी नर्व सेल ने बहुत सारे तरीके अपनाए हुए हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, यानी कि हम जानते हैं सेल के बाहर क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है अमाउंट में, ठीक है, तो अब कैल्शियम क्या हो गया, कैल्शियम अंदर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, यानी कि एक पंप लगा होता है हमारे पास जो कि बगैर एनर्जी खर्च किए, यानी कि एटीपी का यूज़ नहीं होता इसमें, क्यों, क्योंकि बाहर ज़्यादा है ऑलरेडी सोडियम, ठीक है, वो वैसे भी अंदर आना चाह रहा है, ठीक है। तो उन सोडियम को 3 सोडियम को अंदर लेके आएगा, ठीक है, और बदले में ये पंप क्या करेगा, एक कैल्शियम को बाहर फेंकेगा। एक और पंप भी होता है, इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम ATPase, ठीक है। अब ये पंप जो होता है ये किसी सोडियम वगैरह का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि ये खुद ज़बरदस्ती क्या करेगा, कैल्शियम को यहाँ नर्व सेल से उठाएगा और बाहर फेंकेगा, ठीक है। इसमें एनर्जी खर्च होगी इसकी, क्यों, क्योंकि ज़बरदस्ती काम कर रहा है। ये याद रखें कि बॉडी के हर सेल में ऐसा ही हो रहा है कि कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि कैल्शियम अगर अंदर रहेगा काफ़ी अमाउंट में तो मसला क्रिएट होगा, ठीक है। नर्व सेल में भी मसला क्रिएट होगा अगर कैल्शियम बहुत देर तक अंदर रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में अंदर रहेगा, तो जो हमारे पास कैल्शियम ही क्योंकि क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है ना कि वेसिकल हमारे पास आगे डिफ्यूज़ हो, अपना केमिकल वगैरह को ट्रांसमीटर रिलीज़ करें, ठीक है। तो अगर कैल्शियम हाई अमाउंट में अंदर रहेगा तो हमारे पास जो वेसिकल्स होंगी वो सिग्नल अपना, यानी कि वेसिकल्स बाहर निकलती रहेंगी, यानी कि बाहर वेसिकल अपना केमिकल और को ट्रांसमीटर बाहर छोड़ती रहेंगी, ठीक है। यानी कि अगला जो ऑर्गन होगा या फिर अगला जो नर्व होगा वो क्या हो जाएगा, ओवर ड्राइव, थक जाएगा, क्योंकि उसको बार बार इतना केमिकल रिसीव हो रहा होगा। तो इसीलिए भी ज़रूरी है कि हम कैल्शियम को क्या करें, बाहर निकालें यहाँ से। ये तो हो गए 2 तरीके जिनकी वजह से हम क्या करें, कैल्शियम को बाहर निकालें, ठीक है। लेकिन कुछ और तरीके भी हमारे पास हैं, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें नर्व टर्मिनल की, यानी कि नर्व का आखिरी हिस्सा, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्टोर हाउस होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवारों पर क्या लगे होते हैं, खास पंप लगे होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं SERCA, ठीक है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase पंप, ठीक है। ये पंप क्या करते हैं, ये पंप सेल के साइटोप्लाज्म से क्या करेंगे, कैल्शियम को पकड़ेंगे और ATP एनर्जी खर्च करके क्या करेंगे, उसे यहाँ पर अंदर दाखिल कर देंगे, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्सी कोस्ट्रेन, कैल्सी QUESTRIN, कैल्सी कोस्ट्रेन, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करती है, कैल्शियम के मॉलिक्यूल को अपने अंदर क्या कर लेगी, अपने साथ चिपका लेगी। जब चिपक जाएंगे इसके साथ कैल्शियम के मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली अब चिपक गया, ठीक है, इसके साथ बाइंड हो गया, ठीक है, और हमारे पास ये यहाँ स्टोर हो गया, ताकि यहाँ बिल्कुल सुकून मेरा साइटोप्लाज्म में आपको कैल्शियम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, अपने अंदर छुपा लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्टोर करता है ऑर्गेनल वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ पावर हाउस नहीं है, ठीक है, ये कैल्शियम का इमरजेंसी स्टोरेज भी है, ठीक है। कैसे काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारों पर, ये फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसकी दीवारों पर क्या लगे होते हैं, हमारे पास लगे होते हैं एक कैल्शियम यूनिपोर्टर लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं कैल्शियम यूनिपोर्टर कह सकते हैं, कैल्शियम यूनिपोर्टर, ठीक है। अब जब सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में हो गया, हाई कंसनट्रेशन में हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसे तेज़ी से अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है, अपने अंदर खींच लेगा। अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को तभी स्टोर करेगा जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फुल हो जाएगा। ये कैल्शियम का लेवल बहुत डेंजर हद तक क्या है, ऊपर जा चुका है। पहले काम कौन करेगा, पहले हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही काम करेगा,
सेकंड जब वो फुल हो जाएगा तब माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि कैल्शियम को बाहर निकालने के बजाय स्टोर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो बड़े फ़ायदे हैं। पहला क्या है कि कैल्शियम को पहला ये है कि कैल्शियम को पंप के ज़रिए बाहर निकालने में क्या लगेगा, वक्त लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनल जो है हमारे पास टर्मिनल के बिल्कुल पास है, वो फ़ौरन कैल्शियम को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनल के अंदर ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा दिया। तो जो अगली बार सिग्नल आएगा हमारे पास, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नर्व का सिग्नल आ गया, ठीक है, तो सेल को बाहर से कैल्शियम मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या करके रखा हुआ है, इन ऑर्गेनल में स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी निकलवा सकता है, ठीक है, यहाँ से भी इन कैल्शियम जो स्टोरेज से कैल्शियम को निकलवा सकता है, ठीक है, यानी कि सिग्नल मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, ठीक है। अगली बात लिखी हुई है, एलिवेटेड कैल्शियम लेवल प्रोमोट द फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन एंड द रिलीज ऑफ देयर कंटेंट इनटू द साइनेप्टिक स्पेस। यानी कि जब कैल्शियम का लेवल हमारे पास नर्व टर्मिनल में एक ख़ास अमाउंट तक पहुंच जाएगा, तो हमारे पास कैल्शियम क्या करेगा, नर्व टर्मिनल में प्रोटीन्स होते हैं, इनको बोलते हैं SNARE, ठीक है। अब इस प्रोटीन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ाने के बाद, ठीक है। SNARE प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या कर देंगे, कैल्शियम इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देंगे। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गई तो वेसिकल्स को, जो वेसिकल्स हमारे पास नर्व टर्मिनल के पास से, उनको खींच के मज़ीद करीब लाया जाएगा, मज़ीद करीब लाया जाएगा कि उनको नर्व टर्मिनल के बिल्कुल चिपका दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल एंड तक चिपका दीजिए इसको इस तरीके से। अब जैसे ही वेसिकल और मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ एक क्या बन जाएगा, सुराख बन जाएगा, पोर बन जाएगा, और उस पोर के ज़रिए क्या हो जाएगा, वेसिकल के अंदर का जो कुछ भी था वो क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, और दोबारा ये सुराख क्या हो गया, बंद, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ आपके जहन में इमेजिनेशन हो रही होगी, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, और एक बार जब ये बाहर रिलीज़ होगा तो बाहर क्या होगा, हमारे पास साइनेप्टिक स्पेस होगा, ठीक है, यानी कि वो खाली जगह होगी जहाँ पर दो नर्व आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इस सिग्नल ने जाना है अगले नर्व तक, या फिर इस सिग्नल ने जाना है अगले सेल या किसी ऑर्गन पे, सेल जो बेसिकली हमारे पास ऑर्गन, वहाँ पर इसने असर दिखाना है, ठीक है। तो दो इसके पास ऑप्शन है, या फिर हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, इसका नर्व होगा, ठीक है। तो पहले कुछ खाली जगह की बिल्कुल स्मॉल सी, वहाँ ये सिग्नल तैरेगा, ठीक है, केमिकल को, ट्रांसमीटर्स वगैरह। फिर हमारे पास दैन जो अगला नर्व होगा या अगला ऑर्गन होगा, सेल होगा, उस पर लगेगा, ठीक है। अभी जो बात की हमने SNARE प्रोटीन की, ठीक है, ये SNARE, ठीक है, ये कोई एक प्रोटीन नहीं है, SNARE कोई एक प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन का पूरा ख़ानदान है, फैमिली है। इसका काम क्या है, इसका काम ये वेसिकल और सेल मेम्ब्रेन को, वेसिकल हमारे पास ये नर्व का आखिरी टर्मिनल था, वेसिकल और सेल मेम्ब्रेन को इतना करीब ले आना कि क्या हो सके, आपस में फ्यूज़ हो सकें, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फैमिली है इसकी दो मेन टाइप हैं, ठीक है, जो हमें इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। पहली हमारे पास है VSNARE, ठीक है, इसको हम वेजिक्यूलर भी बोलते हैं, वेजिक्यूलर SNARE, ठीक है। यानी कि ये प्रोटीन हमारे पास जो है एसिटाइल कोलिन की वेसिकल के ऊपर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है, वेसिकल के ऊपर लगी हुई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइनेप्टोब्रिविन, ठीक है। जबकि एक और हमारे पास है, एक और हमारे पास है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है TSNARE, ठीक है। ये प्रोटीन कहाँ लगी हुई है, नर्व टर्मिनल का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा है ना, वहाँ लगी हुई है, ठीक है। इसमें दो प्रोटीन्स होती हैं, इसमें दो प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। कौन कौन सी, एक होगी SNAP25 और एक होगी साइनटेक्सिन, ठीक है, दो प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। असल कहानी अब शुरू की। जब कैल्शियम अंदर आया, हमारे पास अंदर आएगा तो वह प्रोटीन का नाम क्या है, साइनेप्टोटैगमीन इस प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गई तो बेसिकली हमारे पास जो वेसिकल की दीवारों पे लगे हुए थे हमारे पास ये प्रोटीन, और जो हमारे पास वेसिकल के ऊपर लगे हुए थे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे, ठीक है। क्या आना शुरू होंगे, करीब। जैसे जैसे आपस में दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो गैप होगा बीच का कम हो जाएगा, ऐसी बात है, ठीक है। एक वक्त आएगा दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि हमारे पास ये जो वेसिकल था ये क्या आ जाएगा, दीवारों के बिल्कुल करीब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होगा, फिर इस तरीके से होगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो यहाँ पोर बन जाएगा, और यहाँ जो केमिकल था इसमें को ट्रांसमीटर था वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, दिस रिलीज कैन बी ब्लॉक्ड बाय बोटुलिनियम टॉक्सिन। बोटुलिनियम टॉक्सिन बहुत ही ख़तरनाक हमारे पास एक जहर है, ठीक है। इसे हम आम ज़बान में बोटॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोटॉक्स, ठीक है। बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, इंसान को किल भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब फार्माकोलॉजी की दुनिया में हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सीधा ये जाएगा बॉडी में और सीधा नर्वस सिस्टम पर क्या करेगा, हमला करेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है हमारे पास ये आया कहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली ये किसी लेबॉर्ट्री में बना है, नहीं भाई, ये कुदरती तौर पर क्या होता है, एक नेचुरली एक बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लस्ट्रीडियम
बोटो BOTULINUM, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो होता है ग्राम पॉजिटिव होता है और रॉड शेप का होता है, ठीक है। और ये रहता है कहाँ, ये मिट्टी में रहता है, सॉइल में। और जो हमारे पास सेडिमेंट्स वाटर होता है ना, ठहरा हुआ पानी जो दरियाओं झीलों में होता है, ठीक है, वहाँ पर, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। और अगर हम जब गंदा फूड खाते हैं, ठीक है, या कैन फूड, बिल्कुल ख़राब फूड हो चुका है, ठीक है, उसको खाएंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया वहाँ जहर छोड़ सकते हैं, बैक्टीरिया वहाँ हो सकता है, ठीक है। अब इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, अगर गंदा खाने से हो रही है, गंदा फूड खाने से हो रही है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया पाया गया था, ठीक है, बीमारी को कहेंगे बोटुलिज्म, ठीक है, बोटुलिज्म, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी जगह पर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। अब सवाल ये आता है बॉडी में गया कैसे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कोई चीज़ ईट कर ली, ठीक है, कोई जहर वाला खाना था, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ ईट कर ली जिसमें ये था, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास ये इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में आखिरकार इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, खून में शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये खून में शामिल होगा तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। और ख़ास तौर पर हमारे जो कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स हैं, यानी कि वो नर्व जो कि क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन निकालती हैं, उनको ढूंढेगा, ठीक है। वहाँ क्या करेगा, बेसिकली ये नर्व सेल की दीवार से चिपक जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। नर्व सेल क्या करेगा, गलती उसको हो जाएगी नर्व सेल की, वो समझेगा कि कोई यूजफुल चीज़ चिपकी हुई है, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, उसे एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, यानी कि इस जो चिपका था इसको एंडोसाइटोसिस के ज़रिए क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। अब ये हमारे पास जो बेसिकली ये जहर था, ये कहाँ चला गया, अब नर्व सेल के अंदर चला गया, ठीक है। एक बार जब ये अंदर चला जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ये तबाही मचाना शुरू कर देगा। अब ये लग रहा होगा कि जो हम बोटॉक्स करवाते हैं तो वो क्या नुकसानदेह होता है। बेसिकली हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है कि डोज मेक द पॉइजन। जो इंजेक्शन रिंकल्स ख़त्म करने के लिए लगते हैं ना, उनमें जहर की मिकदार पिकोग्राम, यानी कि बहुत ही मामूली होती है, ठीक है। जबकि हमारी जो जहर हमारी बॉडी में असर करने के लिए चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हम उससे बहुत ही कम डोज लगाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली लगाए जाते हैं इंजेक्शन, वो सिर्फ मसल के अंदर लगाते हैं, ताकि जो वो खून में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उस जगह के मसल को क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर। देखिए ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि डोज ही क्या बनाती है, पॉइजन बनाती है, ठीक है। फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही गोल्डन उसूल है कि हर दवा क्या है, जहर है, चाहे कोई भी दवा वो जहर है, अगर उसकी डोज क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इस तरीके से हर दवा जहर बन सकती है अगर डोज हम क्या करें, डोज उसकी सही ना रखें, डोज ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो हमारे पास लीथल डोज होती है, इसको हम बोलते हैं एक ऐसी डोज जिस पर जो अगर इंसान लेगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसकी लीथल डोज कितनी है, 1 से 3 नैनोग्राम, 1 to 3 नैनोग्राम पर किलोग्राम है, यानी कि बॉडी में जितना किलोग्राम वजन है उसमें 1 से 3 नैनोग्राम अगर ये जहर होगा तो इंसान मर जाएगा, ठीक है। और थेरापीटिक डोज क्या होती है, थेरापीटिक डोज जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं बोटॉक्स के रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 0.05 नैनोग्राम, ठीक है। ये 50 पिकोग्राम तक होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन है हमारे पास, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल किसी का फेस है, ठीक है, और ये फोरहेड इसका, ठीक है, तो फोरहेड पे अक्सर रिंकल्स बनते हैं ना, ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस बोटॉक्स का यानी कि इसका जहर का इंजेक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये टॉक्सिन जो होगा हमारे पास, ये कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल जो होते हैं उनको बेसिकली बहुत ही एफिनिटी रखता है उनसे, ठीक है। जैसे ही इंजेक्शन लगाया जाएगा वैसे ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स होंगे वहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इतना मजबूती से बाइंड होगा कि वहाँ से निकल कर, यानी कि वहाँ से अलग ही नहीं हो पाएगा। जब वहाँ से अलग नहीं हो पाएगा तो खून भी शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब खून में शामिल क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ 2 रीज़न हमारे पास हैं। कि पहली बात तो ये हमारे पास कि ये बहुत मजबूती से चिपकता है, ठीक है, इसको टाइम नहीं मिलता कि खून में जा पाए, ठीक है। सेकंड चीज़ कि हमारे पास इसका जो वज़न है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसलिए जो खून की नाली है, कैपिलरीज है, उनमें आसानी से दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये यहाँ क्या रहेगा, यहाँ लोकलाइज रहेगा, जो जगह इसको दी है बस वहीं रहेगा, ठीक है, यानी सिर्फ हमारे पास इस मसल के अंदर ही कैद रहेगा। इंसान की मौत इस जहर से तब हो सकती है जब हम क्या करें, ये जहर जो है वो डायफ्राग्राम जो मसल होती है, जो कि सांस लेने वाली मसल है, वहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देगी, उस मसल को पैरालाइज कर देगी, ठीक है, तो वहाँ नहीं यूज़ करते इसको। जो फॉरहेड वगैरह पर बोटॉक्स लगाते हैं वो इतना दूर होता है हमारी सांस वाली मसल से कि हमारे पास बिल्कुल भी असर नहीं होता वहाँ तक। अगर फार्मेसी में कभी देखें आपको तो नज़र आएगी बोटॉक्स की जो शीशी होती है, ठीक है, वो बिल्कुल खाली नज़र आएगी, ठीक है, उसमें सिर्फ दीवारों पर हल्का हल्का पाउडर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन डालते हैं ताकि वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। अब बोटॉक्स को बेसिकली हम ग्राम में नहीं नापते बल्कि यूनिट्स में नापते हैं, जैसे कि हम इंसुलिन को नापते हैं ना यूनिट में, इस तरीके से बोटॉक्स को भी इंसुलिन यूनिट्स में नापते हैं, ठीक है। एक फेशियल ट्रीटमेंट के लिए तकरीबन 20 से 50 यूनिट बिल्कुल काफ़ी होते हैं, ठीक है, लेकिन इंसान को मारने के लिए तकरीबन 3000 यूनिट्स जो होते हैं वो खून में जाने चाहिए।